वेलकम टू सिटी क्यों। आज हम इस वीडियो के थ्रू बजट के बारे में समझेंगे। बजट क्या है, ये क्यों आवश्यक है। आज हम समझेंगे कि बजट क्यों पेश किया जाता है। आज हम बजट का इतिहास देखेंगे। इसके बाद हम लोग 2021-22 के बजट से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझेंगे तथा इसके डेटा के बारे में भी एनालिसिस करेंगे और अंत में सभी क्षेत्रों के डेटा के बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। आइए हम चलते हैं बजट की ओर। अब आते हैं बजट की ओर। बजट का एक सिंपल सा परिभाषा है। बजट क्या है? पैसे खर्च करने की योजना बनाने की प्रक्रिया ही बजट कहलाता है। बजट जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं और उसका योजना बनाते हैं, वही वो प्रक्रिया ही बजट कहलाता है। बजट विवरण एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित राजस्व और व्यय का अनुमान है। बजट विवरण क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित, सब पहले से ही निर्धारित रहता है, उसका राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। यह भविष्य की वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह भविष्य में जो वित्तीय स्थिति है, किस तरह से कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या खर्च करेंगे, उसके स्थिति को दर्शाता है और जो किस तरह से हम लोग को टारगेट पूरा करना है, जो हमने वित्तीय लक्ष्य जो निर्धारित किया है उसको कैसे टारगेट को पूरा करना है, उसके बारे में मदद करता है। बजट, तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बॉगेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा, किस भाषा से? फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बॉगेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। भारत में जो बजट प्रणाली का शुरुआत हुआ था, इसका श्रेय वायसराय एक अंग्रेज थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं को जाता है। भारत में 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। सबसे पहला बजट भारत में 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया और वो प्रस्तुत किए थे जेम्स विल्सन। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 7.5 माह की अवधि के लिए ही था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसका पहला बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम शेट्टी थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहला बजट पेश किया गया था। यह बजट 7.5 माह की अवधि के लिए ही था। जब भारत गणतंत्र हुआ था तो गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। जब भारत गणतंत्र हुआ था 1950 में, तो उसमें जॉन मथाई के द्वारा बजट पेश किया गया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये पूछ भी सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब देखिए एक यहाँ पे पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन रहेगा कि वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसमें केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है तथा राज्य सरकारों की बजट के बारे में अनुच्छेद 202 में दी गई है। केंद्र सरकार का बजट के बारे में अनुच्छेद 112 और राज्य सरकार की बजट के बारे में अनुच्छेद 202 में दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1924 से 99 तक बजट पेश 5 बजे शाम में, यह प्रथा अंग्रेज सर बोसेल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी तथा 2000 ईस्वी में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय 11 बजे सुबह कर दिया। 1924 से 99 तक जो बजट पेश होता था वो 5 बजे शाम में होता था, लेकिन वही है जो जब यशवंत सिन्हा जब आए तो यशवंत सिन्हा ने पहली बार 2000 ईस्वी में बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था। पहले है जो रेल बजट और आम बजट दोनों को एक ही साथ प्रस्तुत करते थे, लेकिन 1921 ईस्वी में नियुक्त ऑकवर्थ कमेटी 1921 ईस्वी में ऑकवर्थ कमेटी नियुक्त किया गया। उसी के सिफारिश के आधार पर 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। 1921 ईस्वी में नियुक्त हुआ ऑकवर्थ कमेटी, उसी के आधार पर 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। लेकिन 2017 में फिर से भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया तथा 2017 में ही रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। लेकिन पहले तो था रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 2017 में फिर से भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश करने का निर्णय लिया और 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। पहला रेल बजट 1924 में जॉन मथाई के द्वारा तथा अंतिम रेल बजट 2016 में सुरेश प्रभु के द्वारा पेश किया गया। पहला जो रेल बजट पेश किया गया 1924 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया तथा अंतिम रेल बजट 2016 में सुरेश प्रभु उसमें रेल मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा पेश किया गया। 1958 से 59 में इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया, उसमें वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1958-59 में इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही उनके पास ही उसमें वित्त मंत्रालय का पद था, तो वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे कि प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने वित्त वर्ष 1970-71 का बजट पेश किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसी प्रथम महिला थी, उन्होंने जो वित्त वर्ष 1970-71 का बजट पेश किया प्रधानमंत्री रहते हुए भी। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। मोरारजी देसाई को सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, 6 बार वित्त मंत्री के पद पर तथा 4 बार जब वो उप प्रधानमंत्री थे उसमें बजट पेश किए थे। आमतौर पर वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, ऐसे जनरली वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद 3 बार प्रधानमंत्री ने भी बजट पेश किया। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1958 से 59 में बजट पेश किए थे, इंदिरा गांधी थे जो 1970 के 71 में बजट पेश किए थे, और राजीव गांधी 1987-88 में। ये तीनों प्रधानमंत्री रहते हुए भी इन्होंने बजट पेश किया था। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी बजट पेश किए थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे और उस समय वो बजट पेश किए थे, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में बजट पेश करते हुए 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। 2 घंटे 40 मिनट का जो भाषण दिए थे वो अब तक के सबसे लंबा बजट भाषण है। इससे पहले साल 2019 में निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 8 मिनट तक बजट भाषण दिया था। 2020 के बजट में जो निर्मला सीतारमण ने जसवंत सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2020 के बजट में निर्मला सीतारमण ने जो भाषण दिए थे और जसवंत सिन्हा का दिया हुआ था 2 घंटे 15 मिनट का, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब आते हैं बजट 2021-22। वो तो एक बजट का मतलब इतिहास था जो भी उसी से रिलेटेड था। अब देखते हैं 2021-22 का जो बजट है उसके बारे में। आते हैं अगले पॉइंट पे। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो इस बार तीसरा बजट पेश की हैं। इस बार निर्मला सीतारमण तीसरा बजट पेश किए हैं। इस बार इनका भाषण 1 घंटे 52 मिनट का था। इस बार का जो भाषण का समय था वो 1 घंटे 52 मिनट का था और थीम, इस बार का थीम था आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प। आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। अब आते हैं इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से क्या बजट का क्या पिछले बार का क्या अनुमान था, इस बार आया क्या और अगले बार का क्या अनुमान है उसके बारे में। आइटम बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट। ठीक है, ये 2020-21 का
जो पिछले साल क्या अनुमान लगाया गया था वो ये है रिवाइज एस्टिमेट, जो इस बार क्या आया है और अगले बार का क्या अनुमान लगाया गया है। खर्च एक्सपेंडिचर 30,42,000 करोड़, 30,42,000 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह 34,50,000 करोड़ पहुंच गया और ये अगले साल के लिए 34,83,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। अब पूंजीगत व्यय 4,12,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह 4,39,000 करोड़ पहुंच गया और यह 5,50,000 करोड़ का अगले साल का अनुमान लगाया गया। राजकोषीय घाटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डेटा में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 3.5% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 9.5% पहुंच गया। देखिए 6% एक्स्ट्रा, मतलब आगे की ओर बढ़ गया। इतना ज़्यादा इसमें यह है। 3.5% का अनुमान लगाया था, 9.5% पहुंच गया। कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण बहुत सारा डेफिसिट इस तरह से हुआ है, तो 6% का हो गया और ये अगले बार 6.8% का अनुमान लगाया गया है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। सरकार को पैसा कहाँ से आता है और सरकार का पैसा कहाँ जाता है। सरकार को पैसा किस रूप में कहाँ से आता है और सरकार का पैसा कहाँ जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक पाई चार्ट बना है, ठीक है। देखिए 14% इनकम टैक्स से 14% आता है। 36% उधार और अन्य देय से, 36%, 5% गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां से, 8% संघ उत्पाद शुल्क से, कॉरपोरेशन टैक्स से 13% आता है, नॉन रेवेन्यू टैक्स से 6% आता है, कस्टम्स से 3% आता है और जीएसटी से 15% आता है। तो सबसे ज़्यादा किससे आता है, तो सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देय बोरोइंग से आता है 36%। फर्स्ट ये आता है। सेकंड में आता है जीएसटी से और थर्ड में आता है इनकम टैक्स से। सबसे ज़्यादा इससे आता है, उसके बाद जीएसटी से आता है, इसके बाद इनकम टैक्स से आता है। सबसे कम किससे आता है, तो सबसे कम कस्टम से आता है। एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा सरकार को पैसा कहाँ से आता है, तो इससे आता है। सबसे कम किससे आता है, तो कस्टम से आता है। जीएसटी से कितना आता है, तो इतना % आता है। इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब सरकार का पैसा कहाँ जाता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, 9% केंद्र प्रायोजित योजना उसमें जाता है, 8% सब्सिडी के रूप में जाता है, 5% पेंशन के रूप में जाता है, वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण में 10% जाता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज राज्यों का कर के रूप में 16% जाता है, अदर एक्सपेंडिचर अन्य खर्च में 10% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें 14% के रूप में जाता है, डिफेंस में 8% जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ जाता है, तो सबसे कम जाता है पेंशन में। फर्स्ट में ये हो गया, सेकेंड में है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, सेकेंड में यहाँ जाता है, और थर्ड में केंद्रीय क्षेत्र योजना। तो इस तरह से सरकार का पैसा खर्च कहाँ जाता है वो ये है। तो एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है या फिर सबसे कम कहाँ जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आते हैं थोड़ा टैक्स के बारे में जान लेते हैं। देश में टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है जब से जीएसटी ऐसा हुआ है। 2014 में यह आंकड़ा 3.25 करोड़ के आसपास था, जो अब पहुंच चुका है 6.248 करोड़। सोचिए 3.25 करोड़ के आसपास था 2014 में, जो अब 6.248 करोड़ तक पहुंच चुका है। लगातार 6 महीने से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 1,19,000 करोड़ आया है। लगातार 6 महीने से, लगभग सितंबर से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और जनवरी 2021 में आंकड़ा 1,19,000 करोड़ आया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन आया है। अब देखते हैं 2021 का जो बजट पास हुआ है, उसमें बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव है, 6 पिलर्स है। इसको देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, सेकंड है भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना,
थर्ड है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। 4 है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। 5 है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। 6 में है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। 6 पिलर्स हैं 2021 के बजट का। इससे क्वेश्चंस आएंगे, 3 दिया हुआ रहेगा, 1 नहीं दिया हुआ रहेगा वो पूछेगा, या फिर 1 दिया हुआ रहेगा 3 नहीं रहेगा वो पूछेगा। तो इस तरह से आएंगे जो कि आपको ध्यान देकर के इसको देखना है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है। देखिए वो बजट के लिए इस बार 2021 का बजट के लिए 6 प्रस्ताव रखा गया था, 6 पिलर के रूप में। अब हम उसमें सरकार की तरफ से था, उसमें जो मेन पॉइंट है उसका हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पहले हेल्थ केयर। इस बार सरकार ने 94,452 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया है। इस बार जो हेल्थ सेक्टर में 94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया है, इसमें 137% की ग्रोथ हुई है। इसके लिए कई सारे अस्पताल, पब्लिक हेल्थ लैब इत्यादि खोले जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए कई सारे अस्पताल, पब्लिक लैब बहुत सारे खोले जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन के लिए सरकार ने इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए सरकार ने इस बार 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोविड-19 कोरोना से जो हुआ है उसी के लिए, ये वैक्सीन के लिए 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की योजना तथा 15 स्वास्थ्य इमरजेंसी अस्पताल बनाए जाएंगे। कई सारे स्वास्थ्य केंद्र, 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र योजना तथा 15 स्वास्थ्य इमरजेंसी अस्पताल भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना लॉन्च की जाएगी। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसके लिए स्पेशल 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, जल जीवन मिशन। इस बार 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल जीवन मिशन में इस बार 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। जल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, जहां जल नहीं है, जल मिशन नहीं है, वहां पहुंचाने के लिए इस बार उसकी योजना है। तो इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन। इस बार यह स्वच्छ भारत 2.0 मिशन के रूप में लॉन्च करेगी। इसका बजट लगभग 5 वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपया है। इसका बजट 5 वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। यह वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार 2217 करोड़ रुपए का बजट पास की है। वायु प्रदूषण बहुत सारा है, वायु प्रदूषण आप देख ही रहे हैं, तो इससे लड़ने के लिए 2217 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इसमें 42 शहरों को रखा जाएगा। इसमें 42 शहरों को चुना जाएगा जो कि वायु प्रदूषण से बहुत अधिक, वहाँ वायु प्रदूषण से उसको वायु प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 42 शहरों को रखा जाएगा। वह 2217 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इंडस्ट्री। अगले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। इससे भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उभरेगा। 5 सालों के लिए एक 1.97 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। इससे भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में ऊपर उभरेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट भाग है। इससे देश में कई नौकरियां भी मिलेगी। आने वाले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसमें कई सारे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। यही सब पॉइंट एग्जाम से रिलेवेंट पॉइंट है, यही सब पूछेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, रेलवेज की ओर। इस बार रेलवे में 1,10,055 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस बार रेलवे में 1,10,055 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज लाइन को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर देना है। ये टारगेट लिया गया है कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज लाइन को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसमें 46,000 किलोमीटर का लिया गया है। इस बार मेट्रो ट्रेन के लिए भी 18,998 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। मेट्रो ट्रेन के लिए स्पेशल 18,998 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, रोड एंड हाईवेज। इस बार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रोड परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं।
सरकार 2022 तक 8500 किलोमीटर का सड़क प्रोजेक्ट्स में काम शुरू करवा देगी। 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 8500 किलोमीटर तक कम से कम सड़क को पूरा करवा देना इस प्रोजेक्ट को। भारतमाला परियोजना के तहत 11,000 किलोमीटर सड़क NH कॉरिडोर कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है, NH कॉरिडोर को पूरा करना है। 11,000 किलोमीटर सड़क का। लोकल बस परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 18,000 करोड़ रुपए पास किए गए। लोकल जो स्थानीय बस परिवहन सुविधा होता है उसको सुदृढ़ करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए सुदृढ़ रूप से, तो उससे बजट में 18,000 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी, ऊर्जा की ओर, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार ऊर्जा क्षेत्र में 3,05,984 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए बजट में रखा गया। ये 5 वर्ष के लिए बजट में रखा गया है इतना। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर एक स्कीम लाई जाएगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसके अंदर एक स्कीम लाई जाएगी जिससे और इस क्षेत्र में बेहतर हो सके और इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए इसमें लाया जाएगा। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है जो लॉन्च किया जाएगा। और उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लोगों को गैस दिए जाएंगे। पहले से 8,000 करोड़ को गैस दिया जा चुका है। अब 8 करोड़ को गैस दिया जा चुका है और 1 करोड़ और लोगों को गैस दिए जाएंगे। 3 सालों के अंदर पाइपलाइन के माध्यम से 100 जिले में गैस दी जाएगी। ये टारगेट लिया गया है कि 3 सालों के अंदर मतलब जो पाइपलाइन से 100 जिले में गैस दी जाएगी। सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 1,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 1,000 करोड़ रुपया और दिया जाएगा एनर्जी के क्षेत्र में। अब देखते हैं हम एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इस बार शिक्षा के क्षेत्र में 93,224.31 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बार 93,224.31 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है एजुकेशन के लिए, शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए। 100 से अधिक सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 100 से अधिक सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। लद्दाख को भी और सुदृढ़ विकसित बनाने के लिए वहाँ भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। जो भी स्कूल है उसमें 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी, कई तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। उच्च शिक्षा आयोग का गठन एवं आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अब हम डिफेंस की ओर देखते हैं, रक्षा के क्षेत्र में। तो इस बार रक्षा विभाग में 4,78,195 करोड़ रुपए का बजट है। रक्षा विभाग में इस बार रखा गया 4,78,195 करोड़ रुपए का, जिसमें पेंशन को हटाकर 3.6 लाख करोड़ रुपए है। पेंशन को हटा देते हैं तो 3.6 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में इस बार 1,31,531 करोड़ रुपए रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में इस बार 1,31,531 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 11,000 करोड़ रुपए की कटौती किया गया। इसमें पिछले वर्ष से 11,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई। कृषि कर्ज लक्ष्य इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कृषि कर्ज लक्ष्य में 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना में, जिसके तहत किसानों को 1 साल के अंदर 6,000 रुपए की राशि मिलती थी, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 1 साल में 6,000 रुपए की राशि दी जाती थी, उसमें भी 13% की कटौती की गई है। 75,000 करोड़ से घटाकर 65,000 करोड़ कर दिया गया। किसानों की लागत से 1.5 गुना MSP दी गई है। किसानों की लागत से 1.5 गुना MSP दी गई है। 100 और मंडियां इनैम से जोड़ी जाएंगी। इनैम ऐप से 100 और मंडियां जोड़ी जाएगी। अब देखिए नीचे में हम सेक्टर दे दिए हैं, जो भी किस सेक्टर से है और उसका बजट है कितना, उसमें बजट दिया गया है। ये करोड़ रुपये में है दिया हुआ। और जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसी तरह से सब दिया हुआ है और उसका बजट दिया हुआ है। आप इसको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एग्जाम्स में यही आएंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में इस बार कितना बजट दिया गया। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इसी तरह से आज का ये वीडियो था, इसमें जो कंटेंट्स दिए हैं, आज बजट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह से और भी टॉपिक पढ़ने के लिए जो कि एग्ज़ाम से संबंधित हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
अगर आप बजट से जुड़े प्रश्न या MCQ का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।